भी स्कूल खोल देने चाहिए। तो ऐसे में देखिए सरकार ने एक कड़ी जो है वो जोड़ी है। सरकार ने कहा है कि छठी से लेकर के 12वीं तक के जो स्कूल है उनको पहले फेज में खोला गया है, ताकि बच्चों को भी थोड़ा पढ़ाई पर मौका मिल सके और पढ़ सके, ताकि क्योंकि देखिए काफ़ी टफ हो जाता है उनके लिए, बच्चों के लिए भी इतने समय से घर पर है, ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो अब कहीं ना कहीं जब वो स्कूल में जाएंगे, शिक्षकों के साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा होगा और पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो फिर आने वाले समय में उनके लिए बेहतर रिजल्ट जो है वो निकल करके सामने आएंगे। तो इसको देखते हुए देखिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको लेकर के सभी को निर्देशित भी कर दिया गया था। अब जिस तरह से जल्दी ही स्कूलों में पहले सैनिटाइजर किया जाएगा, फिर और शिक्षकों को भी ये गाइडलाइंस का पालन भी कराया जाएगा और कहा जाएगा कि सभी को मास्क तो देखिए कंपलसरी होगा ही, साथ में सैनिटाइजर भी कंपलसरी होगा, कि वो तो कम से कम अपने पास सभी बच्चे और शिक्षक अपने पास रखें और उसी के बाद ही जो स्कूल में पढ़ाई है वो विशाल, इसके अलावा ये भी एक फैसला लिया गया है कि 23 से 27 कह सकते हैं कि इस दौरान विधानसभा का सत्र यहाँ पर शुरू किया जाएगा अगस्त में, 23 से 27 अगस्त। तो उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा यहाँ पर बनाई जा रही है? कह सकते हैं कि वाकई तमाम जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है वो अपने अपने एरियाज की बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर विधानसभा का सत्र शुरू नहीं हो पा रहा था कोरोना की वजह से, इसलिए तमाम जनप्रतिनिधि अपनी बातें नहीं रख पा रहे थे। तो उन्हें भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी कि तमाम हमारी बातें भी अब सरकार तक इजीली पहुंचती हुई दिखाई देगी। तो उसी को लेकर कह सकते हैं 23 से 27 अगस्त के बीच में विधानसभा का सत्र शुरू किया जाएगा। बिल्कुल प्रीति, देखिए साफ तौर से इसका इंडिकेट जो है सरकार ने दिया है, क्योंकि लंबे समय से देखिए 6 महीने के अंतराल में विधानसभा सत्र चलना होता है, तो उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां थी वो तो पहले से ही चलती आ रही थी। हालांकि देखिए जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थे तो तब तभी ये फैसला हो गया था कि 6 सितंबर से हम सत्र चलाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से देखिए अब पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली, तो अब दोबारा से जब पूरा प्रोसीजर चेंज हुआ तो अब फिर से उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि हमें विधानसभा सत्र चलाना है, तो कब से विधानसभा सत्र चल सकता है। तो इस पर भी आज कैबिनेट में मोहर लगी है। 23 से 27 का 4 दिन का ये सत्र होगा। हालांकि विपक्ष इसकी मांग करेगा कि जरूर है, क्योंकि उनके जो पूरे के पूरे उनके प्रश्न है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो उनकी ये मांग जरूर रहेगी कि इसको बढ़ाया जाए सत्र की अवधि को। लेकिन कोरोना को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ये सत्र की जो अवधि है वो कम ही रहेगी। और साफ तौर से देखिए पूरा इंडिकेट दिया गया है कि इस बार का जो सत्र है वो देहरादून में ही होना है, ताकि हम जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से करा सके और पुलिस प्रशासन को भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और जिस तरह से आम लोगों को भी कई दिक्कतें हो जाती हैं सत्र के दौरान, क्योंकि कई जगह से रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में देखिए साफ तौर से उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि देहरादून में ही सत्र होगा और 23 से 27 का 4 दिन का ये सत्र रहेगा, जिसमें तमाम जो जनप्रतिनिधि होंगे वो अपने मुद्दों को उठा सकेंगे। सभी विधायक अपने विषयों को गंभीरता से सरकार के सामने रख सकेंगे। उनके क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उनको वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और कहीं अगर सरकार की खामियां होगी तो उसको भी सरकार को भी घेरने का काम करेंगे। और लगातार देखिए विपक्ष जो है वो महंगाई को लेकर और रोजगार को लेकर के हावी होता हुआ नजर आता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई है, उसमें ज्यादा जानकारी चाहेंगे विशाल। बिल्कुल, देखिए ये जो एयरपोर्ट है इसको लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं वो सुचारू की जा रही है। देखिए पर्यटक क्षेत्र है और कई लोग ऐसे हैं जो कि आना चाहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि रास्ते कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे अभी जिस तरह से देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर मानसून दस्तक देता रहा है, तो पहाड़ों का खिसकना और सड़कों का अवरुद्ध हो जाना, कई बार इस तरह की समस्या जो है वो बनी रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर हवाई सेवा की बड़ी ज़रूरत है, और इसको लेकर के देखिए तमाम जो सरकार है वो लगातार इस पर फैसले लेती आई नज़र आती रहती है। और इसी कड़ी में उन्होंने फैसला भी लिया है पंतनगर को जल्दी से जल्दी, ताकि ये सुचारू हो सके और जल्दी यहाँ पर लोगों को जो है वो सुविधा इसकी मिल सके, लाभ मिल सके, ताकि पर्यटकों के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी जो पहल है वो की जा सके। तो और जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कह दिया है कि 2024 तक हम इसको पर्यटक क्षेत्र नंबर 1 बनाएंगे उत्तराखंड को। तो तमाम इस कड़ी में जो है वो काम होते हुए नजर आ रहे हैं प्रीति। एक तरफ कह सकते हैं विशाल की सरकार जो है, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर आमजन को राहत मिलती हुई दिखाई दे, क्योंकि कोरोना काल में हर कोई यहाँ पर काफी परेशान रहा है। दूसरी ओर जो आज 11 प्रस्ताव पर मोहर लगी है, उससे कह सकते हैं कि वाकई धरातल में उतरने के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद में आमजन को इन फैसलों से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का यही कहना है कि ये बैठकें भी इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, प्रस्ताव भी इसलिए पारित किए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? कह सकते हैं कि वाकई ये बैठ के पहले भी हो सकती थी, लेकिन अब इसलिए हो रही है, तमाम फैसले अब इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि अब वक्त ही बहुत कम बचा है चुनाव को लेकर विशाल।
देखिए प्रीति, जब से पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कमान संभाली है तब से बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो उनके दौरों की बात करें तो लगातार वो दौरों पर जा रहे हैं, अपने पहाड़ों के दौरे कर रहे हैं, लगातार वो जिलों में जा रहे हैं, लोगों से समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वक्त तो वाकई कम है और लगातार चुनावी साल है, तो सभी पार्टियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, तब सभी जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने रूपरेखा तैयार कर रही है ताकि किस तरह से हम लोगों के बीच में जाए, किस तरह से उनको अपने पाले में लेकर के आए। क्योंकि 2022 का जो चुनाव है काफ़ी बड़ा चुनाव रहने वाला है। लगातार कांग्रेस अपना जो है वो रुख पहाड़ों में करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से देखिए बीजेपी में भी जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके पास भी समय काफ़ी ज़्यादा नहीं था। उनके पास भी सिर्फ 6 महीने हैं मुख्यमंत्री रहने के नाते। उनको अब तमाम ऐसी चीज़ें करनी होंगी, तमाम ऐसी योजनाएं होंगी, या फिर जो 4 साल पहले की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि लोगों के सामने अगर हम जाएं तो कम से कम उनके सामने उनके विषयों पर चर्चा कर सकें। और हो सकता है कि जो लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको जल्द से जल्द कर सके। जिस तरह जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पुष्कर सिंह धामी का एक विजन है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम उत्तराखंड को पर्यटक क्षेत्र का नंबर 1 दर्जा दिलाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे और इसी कड़ी में वो काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार भागदौड़ उनकी जारी है, जिलों का प्रवास वो लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए साफ तौर से कहा जा सकता है कि चुनावी साल के को लेकर के तमाम जो बैठकें हैं वो भी लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए विशाल, दोबारा आपसे चर्चा करेंगे और किसी मुद्दे को लेकर। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों को तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद में अब विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे आम जन मानस की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चे के बैनर तले हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिससे सरकार और प्रशासन की चिंता काफी बढ़ गई है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि विद्युत कर्मचारियों ने नियत समयबद्ध वेतनमान को पूर्व की भर्ती लागू करने और साथ ही उपनल द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिए जाने सहित अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करी है। वहीं पर कर्मचारियों ने मांगे नहीं मानने तक हड़ताल जारी रखने की बात भी यहां पर कही है। स्थानीय युवक प्रदीप का यह कहना है कि पौड़ी में सफाई और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, देखिए जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, पहली बात तो ये कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी पहले हड़ताल पर गए हुए हैं, उसका मामला अभी तक नहीं सुलझा कि यहाँ पर बिजली कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए। गर्मी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को वाकई अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। आमजन तो परेशान हो ही रहा है, लेकिन चुनाव आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष को भी घर बैठे बैठे यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि वाकई सरकार को दोनों ही मुद्दों को गहनता से लेकर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल प्रीति, देखिए कल रात से ही जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं हड़कंप सा मचा हुआ है। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से अब आपने खुद कहा कि चुनाव आने वाले हैं और चुनावी दौर में जो अलग अलग विभाग के लोग हैं, अगर सफाई कर्मचारियों की बात करें, अलग अलग विभागों की बात करें, तो वो जो है अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार हड़ताल पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार पर एक सीधे तौर पर शिकंजा जो है कसता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के मद्देनजर जो है आज ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने भी बैठक करी है, जिसमें ऊर्जा के एमडी और खुद मंत्री हरक सिंह रावत सहित जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। और इस बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा, कह सकते हैं एक जो भी 14 सूत्रीय मांग है विद्युत विभाग के कर्मचारियों की, उनको लेकर जो है कोई निचोड़ और निष्कर्ष निकल सकता है। जिस हिसाब से उनकी मांग है कि उपनल से जो भर्तियां होती हैं उसकी सामान्य वेतन होनी चाहिए। इसके अलावा वेतन बढ़ोतरी और जो वेतन कटौती हुई थी कोरोना के समय, उसको जो है कम कर दिया जाए। और जो वेतन में कटौती हुई थी और कम हुई थी सबकी वेतन, उसको फिर से जो है सामान्य कर दिया जाए जैसे वो पहले थी। उसको लेकर जो है उनकी मांगे हैं, जिसको लेकर बैनर और पोस्टर्स के साथ लगातार देखा जा सकता है कि हड़ताल पर वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके कहीं ना कहीं इसका परिणाम स्वरूप ये निकला है प्रीति की, अगर बात करें तो कल से ही जो है 400 मेगावाट बिजली की कटौती हो चुकी है, जिसके चलते जो है यूपीसीएल को 250 मेगा यूनिट बिजली जो है एनर्जी एक्सचेंज से खरीदनी पड़ी है, जिसका कहीं ना कहीं सीधा असर जो है सरकार के राजकोष पे पड़ेगा। कह सकते हैं प्रीति एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है अब सरकार को लेना
रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों की मांग जो है लगातार वही है और कर्मचारियों का कहना है अगर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता तो यूं ही हड़ताल जो है जारी रहेगी। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए आपने कहा कि राजस्व पर नुकसान यहाँ पर पड़ेगा, सीधी सी बात है, राजस्व को तो नुकसान होगा ही, लेकिन आमजन जो है वो भी कितना परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। एक और सरकार कहती है कि हम यहाँ पर फ्री बिजली देने के लिए कदम जो है अग्रसर कर रहे हैं, और दूसरी ओर यहाँ पर सफाई कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। कह सकते हैं कि वाकई अब गहन चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है साक्षी, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी से नवीन ठाकुर जी जुड़ गए हैं। नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। देखिए नवीन जी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वाकई सरकार यहां पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। पुष्कर सिंह धामी को जब से सीएम बनाया है, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। आज की बात करें तो कैबिनेट की बैठक हुई जिस पर 11 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। लेकिन दूसरी ओर इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरीके से पहले सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए, अब विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, आमजन को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्या पता आने वाले दिनों में कोई और विभाग यहाँ पर सरकार से रूठता हुआ दिखाई दे। नवीन जी देखिए प्रीति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक हैं और उन्होंने अपनी बैठक में ही पुलिस कर्मियों का जो ग्रेड पे का मसला था उसको लेकर उप समिति गठित की। कल भी जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कर्मचारियों के साथ बात की जाए। 10 घंटे की मैराथन बैठक जो है कर्मचारियों के साथ हुई और लगभग सहमति बन गई थी। लेकिन जो 2-3 उनकी मांगे हैं उनको कैबिनेट में लाया जाएगा, इस विषय को लेकर जो है कुछ गड़बड़ हुई और जो है वार्ता पटरी से उतर गई। आज भी वार्ता चल रही है और माननीय मंत्री जी भी जो है इसमें वार्ता कर रहे हैं, अपने जितने भी ऊर्जा निगम के कर्मचारियों के संगठन के अधिकारी हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे सारे कर्मचारी हमारे अपने हैं और हम बिल्कुल मानते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया और उनकी जायज मांगों को सरकार पूरी सकारात्मकता के साथ देख रही है और जितनी भी जो है उनकी जायज मांगे होंगी उनको जो है पूरा करने का जो है सरकार प्रयास कर रही है। अधिकारियों को बोला गया है कि बहुत जो है सहानुभूति पूर्वक और बहुत सकारात्मक के साथ जो है वार्ता की जाए ताकि हमारे कर्मचारियों की सारी जायज मांगों को जो है हम माने। तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ही हमारी इन अपने जो जितने हमारे कर्मचारी संगठन हैं इनसे हमारी वार्ता सफल होगी और सरकार अपने प्रत्येक किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेगी। नवीन जी, आपको नहीं लगता कि वाकई सरकार अगर ये चाहती है कि किसी भी कर्मचारी की जायज मांगों के साथ यहाँ पर अन्याय नहीं हो, तो पहले यहाँ पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं, पहले तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि जो सफाई कर्मचारी है उनको वापस से पटरी पर काम पर लौटने के लिए कहा जाए, उसके बाद यहाँ पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बात की जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पहले सफाई कर्मचारी जाते हैं, फिर विद्युत कर्मचारी यहाँ पर चले जाते हैं। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई विभाग यहाँ पर रूठता हुआ नजर आ रहा है, आमजन को परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार भी इससे परेशान है क्योंकि सरकार को राजस्व को लेकर नुकसान होता है और आने वाले दिनों में चुनाव भी है। देखिए प्रीति जी, सफाई कर्मचारियों से भी सरकार ने वार्ता की। हमारी सरकार अपने प्रत्येक देश सारे कर्मचारी हमारे अपने हैं, ये कोई बाहरी देश के कोई बाहरी लोग नहीं है, सारे हमारे अपने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने कहा कि जो भी हल होगा वो वार्ता से निकलेगा, जब वार्ता होगी तो हल निकलेगा। और हम लगातार वार्ता कर रहे हैं और उनकी जायज मांगे हमने मानी है। अब कल ही देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने 205 करोड़ का जो है पैकेज दिया है जी। अपने कोरोना योद्धाओं को, सबको जो है प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो इसी प्रकार जो और हमारे कर्मचारी हैं, धीरे धीरे मेरा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपने सभी कर्मचारी भाइयों से निवेदन भी है कि अपने राज्य हित में, अपने जनता के हित में थोड़ा संयम रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मकता के साथ और बहुत पॉजिटिव जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सभी बातों पर विचार हो रहा है। देखिए कांग्रेस के शासन काल में हफ्तों तक जो कोई सूद नहीं लेता था, लेकिन हम लगातार अपने सभी लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण इसमें बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री भी बात करेंगे। और हमने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मंत्री जी भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनकी जितनी भी जायज मांगे होंगी उनको। ठीक है नवीन जी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 14 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, कह सकते हैं कि वेतन कटौती से काफी परेशान है ये लोग। इनका कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन यहाँ पर दिया जाना चाहिए और भी इनकी तमाम मांगे हैं। आपको लगता है कि ये मांगे पिछले कई सालों से इनकी चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं तभी तमाम संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी है? नहीं, देखिए चुनाव के समय या चुनाव का तो उससे कोई ज्यादा वो है नहीं, क्योंकि मांगे पहले से जो है कर्मचारी करते आ रहे हैं। तो मैं इस तरह तो नहीं जोड़ूंगा कि अब ये हमारे संगठन राजनीतिक रूप से दबाव बना रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल रहा 2020 में, 2021 में 2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गए और हमारे कर्मचारी भी समझते हैं कि कोरोना काल के दौरान सरकार के राजस्व का जो जितना भी कलेक्शन था बहुत डाउन चला गया और उसके बावजूद चूंकि स्वास्थ्य को लेकर जो है सरकारों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है। बिल्कुल। अब देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने काम करने पड़े, हमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़े, हमको जो है वेंटिलेटर खरीदने पड़े, हमको 10-10, 15-15 दिन के अंदर 500-500 बेड के अस्पताल तैयार करने पड़े। दूसरी लहर तो बहुत ही भयानक थी और बहुत बड़ी महामारी थी। तो जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बहुत जो है निवेश किया, बहुत खर्चा किया, और सबसे पहली जो हमारी जो प्राथमिकता थी वो अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करना थी। ठीक है नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।